तो अभी ये देश हैं जिनमें अगर आप वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं तो इनको कंसीडर करें। माल्टा और इटली, इसके साथ आप जर्मनी और पोलैंड को भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप हाईली स्किल्स में जाना चाहते हैं या सेमी स्किल्ड में भी जाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अप्रूवल रेट ठीक चल रहा है, 50-50 से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लगा के चले। इन कंट्रीज में अगर आप वर्क वीज़ा लगाते हैं आने वाले 3-4 महीने में तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत टाइम से हमारे पास आ ही रहा है कि हर कोई जानना चाहता है कि हमें वर्क वीज़ा पे जाना है, हम अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे देशों में वीज़ा लगाएं जिसका सक्सेस रेट पहले से ही हाई हो, या फिर ऐसे कंट्रीज में वर्क वीज़ा लगाएं जिनका इजीली मिल रहा हो। ये क्वेश्चन इतना कॉमन है और इसके हम बहुत बार रिप्लाई भी दे चुके हैं, कमेंट टू कमेंट भी कई बार रिप्लाई करें, तो हमें लगा कि क्यों ना एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो इस पे इन्फॉर्मेशन जो है इस पे बनाई जाए और उसे अपलोड किया जाए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये इजी वीज़ा कंट्रीज कौन सी हैं जो वर्क वीज़ा इजीली देती है, नॉट टूरिस्ट। विजिट टूरिस्ट के अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो स्टारफिश ट्रैवल कॉल के चैनल पे जा सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ वर्क वीज़ा की हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो उससे पहले कि हम कंट्रीज के नाम जाने, सबसे पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है, देखिए कोई भी इजी या डिफिकल्ट नहीं होता। हाँ, सर्कमस्टांशियल जरूर होते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर कंट्री में एक टाइम होता है कि उनको उस टाइम पे सबसे ज्यादा उनके जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है सबसे ज्यादा है, या वहाँ पे जो सीजन है जिसे सीजनल वर्क वीजा भी कहते हैं उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, तो टेम्परेरी थोड़े से समय के लिए वहाँ पर वर्क वीजा की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है थोड़े से समय के लिए। तो उस सिनेरियो में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की ना जरूरत होकर के अगर एवरेज प्रोफाइल भी आती है तो उसको भी वीज़ा मिल जाते हैं। इसका ये मतलब होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर किसी को वीज़ा मिल जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, इससे पहले कि अगर आपको ये लगने लगे कि नहीं, इससे तो किसी को भी मिल जाता है। वर्क वीज़ा लेने के लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो तो हम आगे डिस्कस करने वाले ही हैं, वो आप ये एंड तक देखेंगे तो समझ भी जाएंगे, आपको क्लियरली पता चल जाएगा किस तरीके से ये जो कंट्रीज इजीली वीज़ा दे रही हैं वर्क वीज़ा, वो कौन से डॉक्यूमेंटेशन पे और किस तरीके से चेक करके दे रही हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं इस समय की बात करूँ, जैसे अभी हम जून में हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का पीरियड ले लेते हैं, तो इस समय में सबसे अच्छा सक्सेस रेट जो अब भी चल रहा है वो आप मान के चले नंबर 1 तो माल्टा और इटली का है। यानी यहाँ पे इस वक्त आपको देखने को मिलेगा यहाँ के वर्क वीज़ा का सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। उसके बाद आप देखेंगे जर्मनी और पोलैंड का, उसके बाद आप देखेंगे फ्रांस का, और लास्टली अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, ऑल्दो नॉट वेरी कॉमन बट स्टिल, वो है फिनलैंड और स्वीडन का। अब देखिए ये जो कंट्रीज हैं ये वर्क वीज़ा देते हैं, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो वर्क वीज़ा नहीं देती, सभी देते हैं। मैंने इसमें काफ़ी देशों के नाम नहीं लिए, स्विट्जरलैंड का नहीं लिया, ऑस्ट्रिया का नहीं लिया, चेक रिपब्लिक का नहीं लिया, पोर्चुगल का नहीं लिया। आपको लग रहा होगा इनके वर्क वीज़ा नहीं आते, नहीं ऐसा नहीं है, आते हैं। पोर्चुगल का फिलहाल क्लोज है, बट सभी कंट्रीज के आते हैं, बट उनका फॉर द टाइम बीइंग सीजनल वर्क वीज़ा का जो रेट है या दूसरे वर्क वीज़ा अप्रूवल रेट है वो काफ़ी डाउन है। अच्छा वर्क वीज़ा रेट क्या होता है हमारे अकॉर्डिंग, 50-50% भी एक अच्छा रेट है। यानी अगर 100 एप्लीकेशन जाती है और उससे 50 लोगों को वीज़ा मिल भी जाते हैं तो भी वो आप कह सकते हैं कि ठीक रेट है। यूजुअली वर्क वीज़ा का कंसल्टेंट के थ्रू यही रेट चलता है। हाँ, अगर आप किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप पे जाते हैं, कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करके इनवाइट करके पूरी तरीके से प्रूव कर देती है कि आपका आना बहुत ज़रूरी है, तो उस केस में लीगल प्रोसीडिंग्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, लॉ फर्म भी इन्वॉल्व हो जाती है, कभी कभी लॉयर की भी हेल्प लेनी पड़ती है। ऐसे केस में सक्सेस रेट बढ़ जाता है, डेफिनेटली बढ़ जाता है, राइट। तो अभी ये देश हैं जिनमें अगर आप वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं तो इनको कंसीडर करें। माल्टा और इटली, इसके साथ आप जर्मनी और पोलैंड को भी ऐड कर सकते हैं। पोलैंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको मिलेगी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे यूक्रेनियंस आए थे, तो पिछले साल पोलैंड ने बहुत ही कम वर्क वीज़ा दिए। बट अगेन यूक्रेनियंस जो हैं वो लैंग्वेज बैरियर पे रुक जाते हैं, यानी वो उनको इंग्लिश की बहुत ही कम, जिसे कह लीजिए कि जानकारी होती है। उस केस में जो दूसरे इमिग्रेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं वो तो उनको मिल जाती है यूक्रेनियंस को, लेकिन जो टेक्निकल जॉब्स हैं वो इमिग्रेंट्स के पास आ जाती हैं। यानी ब्लू कॉलर या ब्राउन कॉलर की अगर बात करें, ब्राउन कॉलर खास तौर से, तो उस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स का काफ़ी अच्छा अप्रूवल रेट है। लास्टली जो है वो हो गया आपका फिनलैंड का और स्वीडन का। वो एक हाईली स्किल्ड कैटेगरी में, वहाँ पे ब्लू कॉलर के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। तो अगर आप हाईली स्किल्स में जाना चाहते हैं या सेमी स्किल्ड में भी जाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अप्रूवल रेट ठीक चल रहा है, 50-50 से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लगा के चले। इन कंट्रीज में अगर आप वर्क वीज़ा लगाते हैं आने वाले 3-4 महीने में तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे रहेंगे।
और अगर आप इनके अलावा दूसरी कंट्रीज को कंसिडर कर भी रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ध्यान वही रखना है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जिस भी कंट्री में, जिस भी कंपनी में आपको जॉब मिली है, सबसे पहले तो आपकी जॉब एप्लीकेशन कंफर्म होनी चाहिए, राइट। फिर उसके बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे आपको, जो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिडेटेड हो। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है डमी कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी ऐसे ही भेज देती है कि आप चेक करिए कि आपको सारा ओके है नहीं है। फिर आप जब अपना ओके देते हैं तो एक वैलिडेटेड कॉन्ट्रैक्ट आपको दोबारा कंपनी भेजती है सिग्नेचर वगैरह के साथ, स्टैम्प भी होते हैं। कई केसेस में आपको लॉ फर्म से या लॉयर के भी उसमें सिग्नेचर दिखेंगे, नहीं तो वैलिडेटेड तो कंपनी की तरफ से खुद होता ही है। वो हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर। काफी कंट्रीज में वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर के बेसिस पे भी वीजा मिल जाते हैं, बट कुछ सर्टेन कंट्रीज में उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको वर्क परमिट फाइल करना पड़ता है। आप वर्क परमिट फाइल करें, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। जिस कंपनी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म किया है वही कंपनी आपके लिए वर्क परमिट भी ले आते हैं। आसान होता है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया है ना उस कंपनी ने, तो परमिट भी इजीली आपको मिल जाएगा। कुछ देशों में रेजिडेंस परमिट की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी वर्क परमिट जैसा सिमिलर ही होता है। जैसे स्वीडन की बात ले लेते हैं। स्वीडन कहता है कि आपके पास रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, हमारे देश में इतने टाइम तक रहने वाले, उसका रेजिडेंस परमिट आप कंफर्म कराएं। यहां पर भी जिस कंपनी ने या फिर जिस कंसल्टेंट ने आपके लिए काम करवाया है वो आपका रेजिडेंस परमिट बनवाते हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपका वीजा फाइल किया जाता है। ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपके यूरोप से आ रहे हैं या जिस देश में आप जा रहे हैं वहां से आ रहे हैं। इनके अलावा और कौन सा डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से चाहिए होता है, जैसे आपका एक रिज्यूमे, अपडेटेड रिज्यूमे अपना साथ में अटैच करें। खासतौर से अगर आप ब्लू कॉलर से ऊपर की जॉब्स में जा रहे हैं तो उसमें तो मस्ट है, आपको करना चाहिए। अपनी एजुकेशनल और एक्सपीरियंस डिग्रीज को भी, सर्टिफिकेट्स को भी इसके उनको साथ में लगाएं। अगर आप हाईली स्किल्ड में लगा रहे हैं फिर तो ये बहुत जरूरी है, आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा। सेमी स्किल्ड में भी ये जरूरी है, ब्राउन कॉलर कैटेगरी में भी ये जरूरी है। हाँ, अगर आप ब्लू कॉलर में लगा रहे हैं तो इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आपका पीसीसी आ जाता है, यानी आपका पुलिस क्लियरेंस। ये पीसीसी हम हर बार वीडियो में बताते हैं, आपको लग रहा होगा पीसीसी होता क्या है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, दैट्स इट। यानी पुलिस एक सर्टिफिकेट देती है कि हाँ जी, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है, आपके ऊपर कोई दफा नहीं लगी हुई, आप कोई वांटेड मुजरिम नहीं है, आप एक अच्छे आइडियल सिटीजन है। सिंपल सी बात है। ये मिलता कहां से है? ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। ज्यादातर स्टेट्स में ये पासपोर्ट अथॉरिटी से मिल जाता है। आप पासपोर्ट अथॉरिटी में जाएं, अपनी अपॉइंटमेंट लें, पासपोर्ट सेवा केंद्र से जाके भी ले सकते हैं। .com पासपोर्ट सेवा केंद्र .com पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट करें, और वहां पे अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो लिस्ट और डॉक्यूमेंट चेक करें, वहां पे जमा कराएं। फिर एक पुलिस वेरिफिकेशन आपके घर पे होती है, और उसके बाद एक पीसीसी लेटर बाय पोस्ट आपके पास आ जाता है। काफी सारे स्टेट्स में ये है, काफी सारे स्टेट्स में सुपरिटेंडेंट के ऑफिस से भी मिल जाता है। जो एरिया के सुपरिटेंडेंट है जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर जाएंगे, फॉर्म वगैरह फाइल करेंगे, फिर वो अपनी वेरिफिकेशन करते हैं। सिमिलरली पुलिस वाले जो है आपके घर पे आके विजिट वगैरह भी कर सकते हैं। वो सारा करने के बाद, एनालाइज करने के बाद वो लेटर आपको मिल जाता है। वो लेटर आपको इसमें लगाना होता है। उस लेटर की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसके बगैर काम नहीं बनेगा, ये ध्यान रखें। तो यानी वहां से आने वाले डॉक्यूमेंट्स और यहाँ के ये सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा अपनी अकाउंट स्टेटमेंट भी अटैच कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट क्यों जरूरी है? अभी पता तो चले आपकी सैलरी आ रही है नहीं आ रही है। अगर आपने दिखाया हुआ है, खासतौर से सेमी स्किल्ड या स्किल्ड में आपने दिखाया हुआ है, ब्राउन कलर में आपने दिखाया हुआ है, मैं XYZ कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो उस XYZ कंपनी से पिछले 6 महीने में कभी तो सैलरी आई होगी, तो आप वो साथ में अटैच कर सकते हैं सैलरी स्लिप के साथ। यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि 1 साल की स्टेटमेंट लगाएं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपकी सैलरी अच्छे से इलैबोरेट होकर दिख सके। अगेन, अगर ब्लू कॉलर कैटेगरी है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल सी आप 6 महीने की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, उसमें सैलरी ना भी आ रही हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्लू कॉलर कैटेगरी में मिनिमम पेरोल होता है, स्टार्टिंग लेवल की जॉब्स होती हैं। एक तरह से मान लीजिए जैसे किसी फ्रेशर को जॉब लेनी हो, क्योंकि उसमें मिनिमम पेरोल होता है। ऑलराइट, तो ये सारा प्रोसेस होता है। अब ये तो ठीक है, आपने सारे डॉक्यूमेंट बना लिए, सब कुछ कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद जिस भी कंट्री में आपकी जॉब लगी है उस कंट्री के VFS में जाएं, या उस कंट्री की एम्बेसी के पास भी आप कर सकते हैं। जहां पर भी एक मोड है जिससे अपॉइंटमेंट आपको मिलती है, वो अपॉइंटमेंट वाला मोड यूज करें। कहीं पर BLS है, कहीं पर VFS है, कहीं पर स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स हैं, कहीं पर उनके ऑफिशियल पोर्टल्स हैं। जो भी है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, लेकिन अच्छी बात यह कि 50% से भी ज्यादा कंट्रीज वर्ल्ड वाइड जो है VFS में कवर हो जाती हैं। तो VFS में जाके आपने सिंपली, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के रूप में स्वीडन की बात करते हैं, स्वीडन को ही ले लेते हैं। स्वीडन में आपकी जॉब लगी है तो स्वीडन VFS करके सर्च करें, गूगल पे ही आपको दिख जाएगा, वहां पे उस पर जाएं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। अपॉइंटमेंट कई बार नहीं भी मिलती है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। कई बार अपॉइंटमेंट नहीं भी मिलती है। अगर ऐसे केस होता है तो आप स्वीडन एम्बेसी को ईमेल भी कर सकते हैं कि मेरे को प्लीज आप अपॉइंटमेंट दे दीजिए, मेरे को सो एंड सो वहां पे जाके ज्वाइन करना है। अब इसकी सक्सेस रेट बहुत ही कम है। आई मीन एम्बेसी रेयरली कभी आपको रिप्लाई करती है। बट अगर बिल्कुल ही अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, काफी दिन से आप चेक करते जा रहे हैं, परेशान हो गए, तो एक अटेम्प्ट तो ये कर ही सकते हैं। ओके, अदरवाइज अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो उसको अपॉइंटमेंट को कंफर्म करें और वहां पर जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करा लें।
काफ़ी देशों में बायोमेट्रिक नहीं होता वर्क वीज़ा में, वहाँ पहुँच के बायोमेट्रिक होता है, तो आपको हो सकता है फिंगरप्रिंट वगैरह ना करवाने पड़े। ये भी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, बट मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज में नहीं कराना पड़ता वर्क वीज़ा में, लॉन्ग टर्म वीज़ा में वहाँ जाके होता है। ओके, तो ये थे सारे प्रोसेस और ये थी वो कंट्रीज जिनका इस वक्त वर्क वीज़ा आसान है। तो मुझे उम्मीद है इससे वीडियो से आपको काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।